हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि हमारे चैनल पे काफ़ी प्रैक्टिस की सीरीज़ और वीडियोस चल रही है, हम लोगों को लगता है कि भाई बच्चों को जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाएगी उतने ही ज़्यादा वो परफेक्ट बनेंगे अपने कंसेप्ट्स को लेकर, ताकि जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जिन भी बच्चों ने 2-3 बार ऑलरेडी एग्ज़ाम दे दिया है, सभी बच्चों के मन के अंदर एक एंजाइटी होती है, डर होता है एग्ज़ाम को लेकर। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो डर जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो अगर प्रैक्टिस का लेवल बढ़ेगा तो डर का लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो इसलिए हमसे जितना हो रहा है हम उतना कोशिश करें कि हम बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकें। तो आई होप कि आपको ये सभी प्रैक्टिस की जो सीरीज़ है वो अच्छी लग रही होगी और आप सच में सभी क्वेश्चंस को ईमानदारी से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारी प्रैक्टिस के ऊपर है, हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू हम कुछ कंसेप्ट्स को देखेंगे कि भाई कैसे कैसे कंसेप्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं दिसंबर के अंदर। ठीक है, इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपकी PYQs हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं नए बनाकर लेकर आई हूँ। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following research types focuses on ameliorating the prevailing situation? Ameliorating मतलब सुधार करना, जो प्रिवेंट सिचुएशन है आपकी उसके अंदर क्या करना, इम्प्रूवमेंट करना। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है एमिलियोरेटिंग। अब जिन बच्चों ने रिसर्च का ये कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो वो सिर्फ इस एक टर्म से ही, ये जो एमिलियोरेटिंग वर्ड है ना, इम्प्रूवमेंट, उससे ही समझ जाएंगे कि इन चारों में से इसका आंसर क्या होने वाला है। वैसे मैंने यहाँ पे टिक कर रखा है, लेकिन आपको अपने दिमाग से देखना है कि अगर ये वाला आंसर है तो ये क्यों है। ठीक है, अब इसका मैं हिंदी में पढ़ के बता देती हूँ। निम्नलिखित में से शोध के किस प्रकार में मौजूदा स्थितियों में सुधार पर आधार केंद्रित किया जाता है? जो आपकी मौजूदा स्थिति है, जो आपकी है ना प्रिवेलिंग सिचुएशन है, आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उसके अंदर सुधार किया जाता है। इन चारों रिसर्च में से कौन सी वो वाली रिसर्च है? तो वो होती है आपकी एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च जो होती है वो आपकी अप्लाइड रिसर्च का ही एक पार्ट होती है। ठीक है, एक सब पार्ट होती है एक्शन रिसर्च। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो आपकी है ना सिचुएशन है उसके अंदर क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं। इसके अंदर ना कुछ नया रिजल्ट निकलता है, इसके अंदर सिर्फ हम क्या करते हैं, जो आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन है उसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया जाता है। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च जो है वो इसका सही आंसर है। क्रियात्मक शोध जो है वो इसका सही आंसर है। इसका कीवर्ड है एमिलियोरेटिंग या फिर इम्प्रूवमेंट, सुधार। ऐसे कोई वर्ड्स देख लो आप तो समझ जाना कि वो आपकी एक्शन रिसर्च की बात कर रहा है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपने ये एक वर्ड देख लिया होगा ना तो आप इसी से समझ जाओगे कि इसका आंसर एक्शन रिसर्च होने वाला है। ठीक है, बाकी सभी रिसर्च में हम क्या करते हैं, बाकी सभी रिसर्च में हम जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सल्यूशन देते हैं। एक्शन रिसर्च में हम किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं देते हैं, बस कोई हमारे पास में कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का इंप्रूवमेंट बता देंगे कि भाई अच्छा ये प्रॉब्लम है तो इसका थोड़े समय के लिए आप ये सुधार कर सकते हो, लेकिन पूरा है ना परमानेंट सल्यूशन नहीं देते हैं एक्शन रिसर्च के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ रिसर्चर अटेम्प्ट टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग ऑन एंजाइटी प्रोननेस ऑफ चाइल्ड, विच मेथड ऑफ रिसर्च वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस? यहाँ पे भी मैंने आपको जो मेरी रिसर्च की क्लासेस कराई है, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, मैंने हर एक आपको कीवर्ड्स के बारे में भी बताया है। जो इफेक्ट होता है, यहाँ पे आप इफेक्ट अगर वर्ड देख लोगे तो आप समझ जाओगे कि इन चारों में से जो इफेक्ट टर्म है वो हम किस रिसर्च के अंदर करते हैं। हिंदी में पढ़ के बता देती हूँ पहले। एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता उन्मुखता पर पोषण विधि के प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करता है। कौन सी शोध विधि इसके लिए उपयुक्त होगी? तो जब भी हम प्रभाव देखते हैं, जब भी हम इफेक्ट देखते हैं तो हम एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको जो रिसर्चर है उसको क्या करना है, उसको इफेक्ट देखना है फीडिंग ऑन एंजाइटी प्रोननेस ऑफ चिल्ड्रन का। ठीक है, तो जब भी हम इफेक्ट देखते हैं तो हम एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च करते हैं। अब एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। एक्स मीन्स जो पास्ट में हो चुका है। ठीक है, एक्स मीन्स जो पास्ट में हो चुका है। ठीक है, पोस्ट मतलब जो हो चुका है उसके बाद वाला। ठीक है, एक्स मतलब पहले वाला और पोस्ट मतलब बाद वाला। तो एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च का ये मतलब होता है कि कोई चीज़ आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, अब आपको उसका प्रभाव देखना है। इसलिए यहाँ पे इफेक्ट वर्ड जो है वो इसका मेन कीवर्ड हो जाता है। जो प्रभाव है वो इसका मेन कीवर्ड हो जाता है कि ऑलरेडी कुछ चीज़ हो चुकी है पास्ट के अंदर, आपको उसका प्रभाव देखना है फ्यूचर के अंदर, तो हम करते हैं एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च। ठीक है, लेकिन अब हिस्टोरिकल रिसर्च में और एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है, कोई चीज़ बहुत पहले हो चुकी है, सालों पुरानी चीज़ है, हमको उसके बारे में अब पढ़ना है। एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में भी कोई चीज़ जो है वो पहले हो चुकी है, उसके बाद में हमको उसका प्रभाव देखना है, लेकिन
हिस्टोरिकल रिसर्च में मैंने कहा कि कोई चीज़ बहुत सालों पहले हो चुकी है, लेकिन एक्सपोज फैक्टों में कोई भी चीज़ जो है वो अभी जस्ट हुई है, उसको है ना होने के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, वो जस्ट अभी थोड़ी सी है ना थोड़े टाइम पहले ही हुई है। तो ये डिफरेंस होता है आपका हिस्टोरिकल और एक्सपोज फैक्टों में, ये मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है कार्यान्वोत्तर पद्धति, इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन फाइनलाइजिंग अ थीसिस राइटिंग फॉर्मेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री पेजेस, कि जब भी हम थीसिस बनाते हैं तो हम सप्लीमेंट्री पेजेस जो है वो कहाँ पे लिखते हैं, टेबल लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स के अंदर लिखते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर लिखते हैं, कंक्लूजन में लिखते हैं, या फिर बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिसेस के अंदर लिखते हैं। तो हम बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिसेस के अंदर सप्लीमेंट्री पेजेस के बारे में लिखते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, एक शोध प्रबंधन लेखन फॉर्मेट को अंतिम रूप देने में निम्नलिखित में से कौन सा पूरक पृष्ठों का भाग बनेगा, तो ये बनेगा आपका ग्रंथ सूची और परिशिष्ट। ठीक है, तो बिब्लियोग्राफी अपेंडिसेस इसका आंसर है। हम सप्लीमेंट्री पेजेस को बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिसेस के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बिब्लियोग्राफीज क्या होती है और अपेंडिसेस क्या होते हैं। मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ उनके कंसेप्ट भी बता रही हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ठीक है भाई मैडम आई क्वेश्चन पढ़ के आंसर बता के और चले गई। नहीं, मैं आपको उस टॉपिक के बारे में बता रही हूँ कि भाई बिब्लियोग्राफी होती क्या है, अपेंडिसेस होती क्या है। मेरा मेन जो गोल है ये सभी सीरीज कराने का वो यही है कि मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट पढ़ाऊँ, क्योंकि अब नए नए कंसेप्ट पढ़ने का तो टाइम नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट तो हमको पढ़ना ही है, चाहे हम क्वेश्चन के थ्रू पढ़ें, चाहे हम किताबों से पढ़ें, चाहे हम वीडियोस से पढ़ें। पढ़ाई तो अभी करनी है ना, अभी थोड़ा ना एग्जाम आ गए, अब तो 1 महीना 40 दिन है हमारे पास में। तो अब हम पढ़ाई किस तरीके से करते हैं वो मैटर ज़्यादा करता है। तो हमको क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा पढ़ाई करनी है, ज़्यादा कंसेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी बता रही हूँ। ठीक है, तो आप समझते हैं कि भाई बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिसेस होते क्या हैं। आपको मैंने 2 टर्म्स बताई थी, एक होते हैं आपके रेफरेंसेस, एक होती है आपकी बिब्लियोग्राफीज। ठीक है, रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफीज। रेफरेंसेस क्या होते हैं, रेफरेंसेस के अंदर हम उन चीज़ों को मेंशन करते हैं जिन चीज़ों को हमने एग्जैक्ट अपनी रिसर्च के अंदर लिखा है। ठीक है, उन चीज़ों को मेंशन करते हैं रेफरेंसेस के अंदर। लेकिन बिब्लियोग्राफीज क्या होती है, बिब्लियोग्राफी जो है वो ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है। इसके अंदर हम वो सभी चीज़ें लिखते हैं जो हम वो सभी है ना चीज़ें लिखते हैं, उन सभी चीज़ों को हम मेंशन करते हैं जिनको हमने यूज़ करा है अपनी रिसर्च को करने के लिए। अब मेजर डिफरेंस क्या होता है रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में, रेफरेंस का मतलब है कि हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मेंशन करेंगे जिन चीज़ों को मैंने एग्जैक्ट कहीं से उठा के अपनी रिसर्च के अंदर लिखा है। ठीक है, लेकिन बिब्लियोग्राफी में चाहे वो चीज़ मैंने कहीं से उठा के लिखी है चाहे नहीं लिखी है, सिर्फ मैंने उसको रीड करके छोड़ दिया है, तो भी मैं उस चीज़ के बारे में मेंशन करूंगी अपनी रिसर्च के अंदर। तो जो बिब्लियोग्राफी है वो ब्रॉडर टर्म है, लेकिन रेफरेंस में मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लूंगी जिन चीज़ों के बारे में मैंने अपनी रिसर्च के अंदर सेम टू सेम लाइन उठा के लिखी है, सिर्फ उसी किताब का नाम आएगा। लेकिन बिब्लियोग्राफी में मैंने चाहे कोई किताब ली है सिर्फ पढ़ने के लिए, मैंने उसके अंदर से कुछ उठा के लिखा नहीं अपनी रिसर्च के अंदर, सिर्फ मैंने उसको पढ़ा है। लेकिन पढ़ा भी तो है ना, मेरी रिसर्च में उसने हेल्प तो करी है, भले मैंने उसको डायरेक्टली अपनी रिसर्च के अंदर नहीं लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उस किताब ने मुझे हेल्प तो करा है, मैंने उसको रीड तो करा है ना। तो मैं उन सभी रिसोर्सेज के बारे में मेंशन करूंगी बिब्लियोग्राफी के अंदर जिन सभी रिसोर्सेज का मैंने यूज करा है अपनी रिसर्च को करने के लिए। लेकिन लेकिन रेफरेंस में क्या आएगा, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मैं मेंशन करूंगी जिन चीज़ों को मैंने डायरेक्टली उठा के अपनी किताब के अंदर सिर्फ लिखा है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस होता है आपका रेफरेंस और बिब्लियोग्राफीज के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको लेकर कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। ठीक है, फिर आपका अपेंडिसेस क्या होता है, अपेंडिसेस होता है जब भी हम रिसर्च की जो भी है ना हमारी रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसके अंदर हमको काफ़ी कुछ चीज़ें मेंशन करनी होती है। अब जो हम रिपोर्ट लिखते हैं उसके अंदर हो सकता है हमको कुछ है ना कैलकुलेशन करनी है, कुछ मैथ्स की स्टैटिस्टिक्स की कैलकुलेशन है, हमको वो कैलकुलेशन करनी है, कोई डायग्राम बनाना है, कोई टेबल बनानी है। तो वो सब चीज़ें हम जो मेन पार्ट होता है हमारे रिसर्च के रिपोर्ट का, उसके अंदर हम नहीं मेंशन कर सकते हैं। तो वो सब, लेकिन हमको इंपॉर्टेंट है कि भाई हमको उन चीज़ों को मेंशन करना है, तो फिर हम कहाँ पे मेंशन करेंगे, फिर हम उसको मेंशन करते हैं अपेंडिसेस के अंदर। ठीक है, अपेंडिसेस क्या होता है, हम जब भी किसी भी थे ना जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं हमारी रिसर्च के अंदर, जो भी हम हमारे मेन पार्ट के अंदर नहीं लिख सकते हैं रिसर्च रिपोर्ट के अंदर, वो सभी चीज़ें हम अपेंडिसेस के अंदर लिखते हैं। और अपेंडिसेस जो है वो हर एक अपेंडिसेस आपका अल्फ़ाबेट जो होते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट, उनके नाम से हमको उसका नाम देना होता है। भाई हमने कोई एक टॉपिक लिखा तो उसका नाम हमको है ना अपेंडिसेस ए देना होगा, फिर दूसरे टॉपिक का नाम हमको अपेंडिसेस बी देना होगा, तीसरे का नाम हमको अपेंडिसेस सी देना होगा। तो हमको हर एक अपेंडिसेस को जो कैपिटल अल्फ़ाबेट होता है उसके नाम से उसका नाम देना होता है। ठीक है, तो
तो ये डिफरेंस होता है आपका बिब्लियोग्राफी रेफरेंस में और अपेंडिसेस के अंदर। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ग्रंथ सूची और परिशिष्ट, इसका सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ससेप्टेबल टू द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध नैतिकता का मुद्दा हो सकता है, वो हमको बताना है इन चारों में से। सबसे पहले बोला है इनएक्यूरेट एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक, क्या आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक का है ना इनएक्यूरेट स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज़ कर रहे हो तो क्या वो आपका रिसर्च एथिक्स का इशू बनेगा। दूसरा बोला है फैकल्टी रिसर्च है ना फॉल्टी रिसर्च डिज़ाइन, तो क्या वो आपका है ना रिसर्च का एथिक्स का है ना टॉपिक बनेगा। फिर बोला है चॉइस ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, क्या आपने जो भी सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ करा है क्या वो आपकी रिसर्च एथिक्स का इशू बनेगा। या फिर रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, ये आपका रिसर्च एथिक्स का टॉपिक बनेगा, इशू बनेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है शोध निष्कर्षों को रिपोर्ट करना आपका जो है वो रिसर्च एथिक्स का मेन इशू होता है। ठीक है, अब ये बाकी के 3 क्यों नहीं है। इस पहले वाले में क्या बोला है इनएक्यूरेट एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक, आप क्या कर रहे हो, जो भी आपने स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ करी है मैथ्स की कैलकुलेशन के लिए, जो भी आपने टेक्निक्स को यूज़ करा है वो आपने इनएक्यूरेट एप्लीकेशन को यूज़ करा है, यानी कि आपने किसी गलत तरीके से वो मैथ्स की जो भी कैलकुलेशन है वो करी है। तो क्या होगा, वो आपका रिसर्च की एथिक्स का इशू नहीं बनेगा। उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आपका जो कैलकुलेशन है उसमें कोई गड़बड़ आ सकती है, आपका जो आंसर है उसमें गड़बड़ आ सकती है, लेकिन वो आपकी एथिक्स का इशू नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आंसर गलत हो गया। दूसरा बोला है फॉल्टी रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है, आपने अपनी रिसर्च को करने के लिए जो आपने प्लानिंग करी थी कि भाई मैं ऐसे ऐसे रिसर्च को करूंगी, तो वो आपने जो रिसर्च की डिज़ाइन है वो आपने फॉल्टी तरीके से बनाई है, गलत तरीके से बनाई है। तो ये भी आपकी रिसर्च एथिक्स का इशू नहीं होता है। रिसर्च की डिज़ाइन आपको अपने अकॉर्डिंग बनानी होती है, आप चाहे उसको कैसे भी बनाओ। ठीक है, अगर आप उसमें गलत रिसर्च की डिज़ाइन बनाते हो तो वो भी आपका एथिक्स का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर बोला है चॉइस ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स, आपने क्या करा है, जो भी हम सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है ना हमारी प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर आपने कुछ गड़बड़ करी है, तो वो भी आपके है ना एथिक्स का पार्ट नहीं होता है। लेकिन जब भी आप रिसर्च की फाइंडिंग्स की रिपोर्ट बनाते हो तो वो आपकी रिसर्च एथिक्स का इशू होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है शोध निष्कर्षों को रिपोर्ट करना, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इन अ थीसिस फिगर्स एंड टेबल्स आर इंक्लूडेड इन, कि भाई हम जो थीसिस है, फिगर्स है और टेबल्स है उसको कहाँ पे इंक्लूड करते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हम सप्लीमेंट्री पेजेस को कहाँ पे मेंशन करते हैं रिसर्च के अंदर, वो था आंसर बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिसेस। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है कि हम थीसिस को, फिगर्स को, टेबल्स को है ना इन अ थीसिस फिगर्स एंड टेबल्स आर इंक्लूडेड इन, कि भाई हम थीसिस के अंदर फिगर्स और टेबल्स को कहाँ पे मेंशन करते हैं, अपेंडिसेस के अंदर, सेपरेट चैप्टर के अंदर, कंक्लूडिंग चैप्टर के अंदर या फिर टेक्स्ट इटसेल्फ के अंदर। तो इसका सही आंसर होगा टेक्स्ट इटसेल्फ। ठीक है, जो हमारा मेन टेक्स्ट होता है उसके अंदर ही हम फिगर्स एंड टेबल्स के बारे में बताते हैं। टेबल्स क्या होती है, आपने किसी भी टेबल का यूज़ करा है तो आप उसको है ना वहाँ पर मैंशन कर दोगे अपने टेक्स्ट के अंदर ही। ठीक है, तो जो भी हम है ना आपकी जो भी फिगर्स और टेबल्स होती है वो आपके टेक्स्ट इटसेल्फ के अंदर आती है, यानी कि स्वयं पाठ के अंदर ही आती है वो। ठीक है, कहीं और मेंशन उसको नहीं करते हो। ठीक है, फिर पूछा है अ थीसिस स्टेटमेंट इज, यानी कि एक जो है ना लेख कथन जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होती है, फैक्ट होती है, असर्शन होती है या फिर डिस्कशन होती है। तो जो थीसिस होती है, जो लेख कथन होता है वो आपका डिस्कशन होता है, क्या होता है, एक परिचर्चा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है रिसर्च अप्रोच ऑफ मैक्स वेबर टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग्स इन नेचुरल सेटिंग इज आइडेंटिफाइड एज, हिंदी में क्या बोला है, मैक्स वेबर के यह समझने की लोग प्राकृतिक समायोजन में अर्थ रचना कैसे करते हैं कि शोध दृष्टिकोण की पहचान किस रूप में की जा सकती है। यानी कि मैक्स वेबर क्या बोल रहे हैं, ये नेचुरल सेटिंग की बात कर रहे हैं। नेचुरल सेटिंग किस में होगी, पॉजिटिव पैराडिगम में, क्रिटिकल पैराडिगम में, नेचुरल पैराडिगम में या फिर इंटरप्रिटेटिव पैराडिगम में। तो जो नेचुरल सेटिंग होती है उसका जो मतलब होता है वो आपका निकलता है इंटरप्रिटेटिव पैराडिगम के अंदर, इंटरप्रेट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वो होती है आपकी एक्चुअल नेचुरल सेटिंग के अंदर, व्याख्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सैम्पलिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके रिसर्च के अंदर, आपको पढ़ के जाना है। सैम्पलिंग जो है
वो क्या होती है। सबसे पहले हमको सैंपल के बारे में समझना है। सैंपल क्या होता है, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हम हमारी पूरी पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते हैं। अगर हमको है ना किसी एक ऐसे मुद्दे के ऊपर रिसर्च करनी है तो उसमें हम पूरे इंडिया के लोगों के ऊपर तो रिसर्च नहीं कर सकते हैं। कितने लाखों करोड़ों लोग हैं, है ना, हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक इंसान को जा जाके पकड़े और उसके ऊपर रिसर्च करें, उससे सवाल जवाब करें, ठीक है। और ना ही उन लोगों के लिए पॉसिबल है और ना ही हमारे पास में तो इतना सारा टाइम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है उसका कुछ हम सबसेट निकालते हैं, कुछ है ना, कुछ चुनिंदा लोगों को हम चुनते हैं, वो होता है हमारा सैंपल, ठीक है। अब सैंपल को चुनने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं सैंपल को सिलेक्ट करने के। तो मेजरली 2 तरीके होते हैं आपके, अगर हम ब्रॉडली देखें तो सैम्पलिंग को कलेक्ट करने के। एक होता है आपका प्रोबेबिलिटी, एक होता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी में आपके काफ़ी सारे टाइप्स आते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी में आपके काफ़ी सारे टाइप्स आते हैं। मैंने अपने पेड स्टूडेंट्स को सब कुछ करवाया है डिटेल के अंदर, ठीक है। तो अब आपको इसमें से बताना है कि जो नॉन प्रोबेबिलिटी वाला मेथड है उसका कौन सा इसके अंदर से है ना पार्ट है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मेथड कौन सा है। सिंपल रैंडम जो होता है वो आपका प्रोबेबिलिटी का मेथड होता है। सिस्टमैटिक जो होता है वो भी आपका प्रोबेबिलिटी का मेथड होता है। स्ट्रेटिफाइड जो होता है वो भी आपका प्रोबेबिलिटी का मेथड होता है। लेकिन जो पर्पसिव है वो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी का मेथड होता है, ठीक है। अब एक बार इनको समझ लेते हैं कि भाई ये सारे होते क्या हैं, इनका मतलब क्या है, क्योंकि सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। सबसे पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है। सिंपल रैंडम होता है कि हमने रैंडमली किसी को चूज कर लिया, ठीक है। सिंपल रैंडम तरीके से हमने किसी को चूज कर लिया अपने रिसर्च के अंदर, वो होता है सिंपल रैंडम तरीका, ठीक है ना। फिर दूसरा है हमारा पर्पसिव। पर्पसिव क्या होता है, हमने हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग, इसको जजमेंटल के नाम से भी जाना जाता है। अभी आपका क्वेश्चन भी पूछा गया था 2023 के अंदर कि जो है ना पर्पसिव सैम्पलिंग है उसका दूसरा नाम क्या है। तो बच्चे दूसरा नाम याद नहीं करके गए थे, उनको सिर्फ एक ही नाम पता था। तो पर्पसिव सैम्पलिंग को हम जजमेंटल सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब जो पर्पसिव सैम्पलिंग होती है वो क्या होती है, हमको हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग लोगों को चूज करना होता है, ठीक है। अब मुझे अगर किसी है ना ऐसे टॉपिक के बारे में रिसर्च करनी है, सपोज मुझे रिसर्च करनी है कि एक क्लास में है ना ऐसे कौन से बच्चे हैं जो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ाई अच्छे से नहीं करने देते, बच्चों को डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, वो कौन से बच्चे हैं, मुझे ऐसा सब कुछ देखना है, ठीक है। और अगर वो है ना क्लास को डिस्टर्ब करते हैं तो क्यों करते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। तो इसमें मैं जो पर्पसिव रिसर्च करूंगी वो क्या करूंगी, वो मैं सभी बच्चों के ऊपर तो रिसर्च नहीं करूंगी, क्लास के अंदर जितने भी 50 बच्चे बैठे हैं उनके ऊपर, लेकिन मैं सिर्फ उन चुनिंदा बच्चों पे रिसर्च करूंगी जो एक्चुअल में मेरी क्लास में डिस्टर्बेंस को क्रिएट करते हैं। क्योंकि इसमें सभी बच्चों के ऊपर रिसर्च कैसे कर सकती हूँ, पूरे 50 बच्चों में से सिर्फ 10 ही बच्चे हैं जो क्लास के अंदर बदमाशी करते हैं, बच्चों को पढ़ाई नहीं करने देते हैं, बाकी के 40 तो जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं वो तो अच्छे बच्चे हैं ना, उनके ऊपर मैं रिसर्च कैसे कर सकती हूँ, वो तो मेरे रिसर्च का पर्पस ही नहीं है ना। तो मैं अपने पर्पस के अकॉर्डिंग सैंपल्स को चूज करूंगी। वो जो 10 बच्चे हैं जो एक्चुअल में क्लास के अंदर डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनको अपने सैंपल ऐसे है ना एज अ सैंपल उठाऊंगी और फिर उनसे पूछताछ करूंगी कि भाई क्या दिक्कत है तुम्हारी, क्यों तुम ऐसे परेशान कर रहे हो क्लास को, ठीक है। मैं बाकी सबको नहीं ले सकती हूँ, तो मैं अपने पर्पस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना सैंपल चूज करूंगी। सिस्टमैटिक क्या होता है, सिस्टमैटिक होता है कि हम एक सिस्टम बना के चलते हैं। भाई मेरी क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो मुझे 10 बच्चों में से है ना हर दूसरे बच्चे को मैं अगर सिलेक्ट कर रही हूँ, मेरे को 5 बच्चों को सिलेक्ट करना है तो मैं क्या कर रही हूँ, हर दूसरे बच्चे को सिलेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक सिस्टम बन रहा है ना, मैंने पहले को छोड़ा फिर दूसरे को सिलेक्ट किया, फिर मैंने तीसरे को छोड़ा चौथे को सिलेक्ट किया, फिर मैंने 5वें को छोड़ा और फिर ना 6th नंबर वाले को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे एक सिस्टम बन रहा है। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, हम एक सिस्टम के थ्रू चलते हैं और फिर अपने सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर एक होता है आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है, यहाँ पे समझो कि स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटा का मतलब होता है ग्रुप्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज, काफ़ी ज़्यादा है ना हेट्रोजीनियस होती है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले पॉपुलेशन को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। भाई मेरी पॉपुलेशन के अंदर आदमी भी है, औरत भी है, बच्चे भी है, छोटे बच्चे भी है, बड़े बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। तो मैं क्या करूँगी, पहले सबको छाटूंगी, आदमी अलग कर दूंगी, औरतें अलग करूँगी, जो लड़कियाँ हैं उनको अलग करूँगी, जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सबके अलग अलग ग्रुप्स बना दूंगी। तो वो होता है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटा का मतलब होता है ग्रुप बनाना, ठीक है। अब मैंने ग्रुप बना दिया, अब ग्रुप बनाने के बाद में मैं क्या करूँगी है ना, ग्रुप में से कुछ लोगों को चूज करूँगी। भाई गर्ल्स का ग्रुप है उसमें से मैंने कुछ लोगों को चूज कर लिया, बॉयज़ का ग्रुप है उसके अंदर से मैंने कुछ लोगों को चूज कर लिया। तो ये होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। हम ग्रुप्स बनाते हैं और फिर ग्रुप्स के अंदर से लोगों को चूज करते हैं, ठीक है।
तो ये थी आपके सभी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, और भी काफ़ी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है। आई होप कि आपने अभी तक सब कुछ पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है उद्देश्य, ये इसका सही आंसर है। पर्पसिव सैम्पलिंग जो है वो आपकी क्या है, आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन, यानी कि तात्कालिक अनुप्रयोग का शोध वर्ग क्या होता है, यानी कि जिसके अंदर हम इमीडिएट एप्लीकेशन करते हैं वो कौन सी रिसर्च की स्ट्रीम है। कंसेप्चुअल रिसर्च होती है, एक्शन रिसर्च होती है, फंडामेंटल रिसर्च होती है, या फिर आपकी एम्फिरिकल रिसर्च होती है। तो जिसके अंदर हम इमीडिएट एप्लीकेशन करते हैं वो होता है आपका एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होता है, जब हमको किसी है ना प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन बताना होता है। अभी हमने किया था ना क्वेश्चन एमेलियोरेटिंग वाला, वही सेम ये कंसेप्ट है यहाँ पे कि जब हमको किसी भी है ना प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन बताना होता है तो हम एक्शन रिसर्च का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है क्रिया शोध इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, डायनेमिक्स ऑफ गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स, यानी कि जो है ना उत्तम कक्षा संचार की गतिकी में शामिल कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब ये आपका टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, हमको बताना है कि गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। सबसे पहला है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फिर है मोटिवेशन, फिर है बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, फिर है एक्सक्लूसिविटी, और फिर है आपका जेंडर्ड व्यू। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मोटिवेशन और बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि उदासीनता, प्रेरणा और व्यवस्थित होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर कैसे होगा, हमको बताना है कि गुड डायनेमिक्स ऑफ गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, यानी कि गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में हमको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो आपकी उत्तम कक्षा संचार की गतिकी को है ना शामिल करता है, डायनेमिक्स को शामिल करता है। तो गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने चाहिए। भाई सभी क्लास में बच्चे जो हैं 50 बच्चे हैं मेरी क्लास में, तो मेरे को पता है कि भाई पूरे 50 बच्चे जो हैं वो एक जैसे दिमाग के नहीं हो सकते हैं। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, कुछ नहीं होंगे। ठीक है, कुछ मीडियम लेवल के होंगे। तो मेरे को सबको अपने अपने हिसाब से लेकर चलना है, वो होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, मोटिवेशन, प्रेरणा होनी चाहिए क्लास के अंदर, और बीइंग ऑर्गेनाइज्ड यानी कि व्यवस्थित जो है आपकी क्लास होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए तीनों क्या हो जाते हैं आपके गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन के डायनेमिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड ऑल ह्यूमन बिहेवियर फॉर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपको दो कथन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो अब हिंदी में पढ़ के बता देती हूँ। हिंदी में क्या बोला है, संचार में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए सभी मानवीय व्यवहार शामिल नहीं है। फिर रीज़न बोला है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ ऑल 5 सेंसेस। तो हमको बताना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। अब पहला वाला कथन क्या बोल रहा है, कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड ऑल ह्यूमन बिहेवियर फॉर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि भाई इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए कम्युनिकेशन क्या करता है, सभी ह्यूमन के बिहेवियर्स को इंक्लूड नहीं करता है। ये बात गलत है। कम्युनिकेशन में आपके सभी ह्यूमन के बिहेवियर्स आते हैं, चाहे हम उसको नॉन वर्बल तरीके से यूज़ करें चाहे हम उसको वर्बल तरीके से यूज़ करें, लेकिन ह्यूमन के बिहेवियर कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं जब भी हम इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। तो ये आपका कथन गलत हो जाता है। दूसरा क्या बोला है, दूसरा आपका कथन सही है। इसके अंदर बोला है कि कम्युनिकेशन में आपके सभी 5 सेंसेस का यूज़ होता है, संचार में सभी 5 इंद्रियों का उपयोग होता है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर जो आपका दूसरा कथन है वो एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है कि पहला असत्य है दूसरा सत्य है, सही हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन इन द डिस्टेंस एजुकेशन मोड इज़। ठीक है, यानी कि दूरस्थ शिक्षा माध्यम में अनुदेशात्मक संचार क्या होता है वो हमको बताना है। जो आपका डिस्टेंस एजुकेशन है उसमें कम्युनिकेशन जो है वो कैसा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, सेल्फ रेगुलेटरी होता है, इनफॉर्मल होता है, या फिर स्ट्रक्चर्ड एंड इंटरेक्टिव होता है। तो जो डिस्टेंस मोड में हम पढ़ते हैं, डिस्टेंस मोड यानी कि ऑनलाइन तरीके से जो हम पढ़ते हैं पढ़ाई करते हैं, उसमें हमारा जो है ना जो कम्युनिकेशन है वो कैसा होता है, वो आपका स्ट्रक्चर्ड होता है और आपका इंटरेक्टिव होता है। हम इंटरेक्ट कर पाते हैं ना भाई। मैं अगर ऑनलाइन लाइव क्लास ले रही हूँ तो आप लोग लाइव क्लास में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का जवाब दे सकती हूँ, तो वो होता है इंटरेक्शन। ठीक है, और स्ट्रक्चर्ड भी होता है आपके डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर कम्युनिकेशन, यानी कि संरचित और संवादात्मक दोनों ही होता है आपका डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है,
इन द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज, यानी कि जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर हम क्या रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। संचार के रैखिक मॉडल में अपेक्षित परिणाम क्या हो सकता है वो हमको बताना है। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन हो सकता है, रिमूवल ऑफ फिजिकल नॉइस हो सकती है, हाई लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर सिमेंटिक एक्यूरेसी हो सकती है। तो हम सिमेंटिक एक्यूरेसी को क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है इसको समझो पहले। तो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है आपका वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है, आपने 2 लेन देखी होगी, रोड जो है वो आपने 2 लेन देखी होगी, जहाँ से एक तरफ से गाड़ी जा भी सकती है, दूसरी तरफ से गाड़ी आ भी सकती है। लेकिन जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है ये वन वे ही होता है, जहाँ से सिर्फ जो आपका कम्युनिकेशन है वो सिर्फ एक तरफा ही हो सकता है। आप सिर्फ अपनी बात दूसरे तक पहुँचा ही सकते हो, दूसरे का जो फीडबैक है ना, जो प्रतिक्रिया है वो आप तक नहीं आ सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई जो भी मैंने है ना आपको कम्युनिकेशन के थ्रू जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन सूचना भेजी है वो एकदम एक्यूरेट हो। सिमेंटिक का मतलब होता है वर्ड्स, ठीक है, सिमेंटिक का मतलब होता है शब्द। तो कि भाई शब्दों के माध्यम से मेरी जो भी सूचना है वो एकदम एक्यूरेट हो, इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में, क्योंकि यहाँ पे फीडबैक नहीं होता है। तो आप मुझे दोबारा से फीडबैक नहीं दे सकते हो, तो मेरे को ये अपने है ना ये मेक श्योर करना है कि भाई जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ वो एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, सिमेंटिक एक्यूरेसी उसके अंदर होनी चाहिए, मैं इसको एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, इसको है ना अपेक्षित परिणाम को मैं क्या कर सकती हूँ, एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, शब्दार्थ सटीकता इसका सही आंसर है, सिमेंटिक एक्यूरेसी जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आपको मैच द कॉलम का क्वेश्चन दिया है, आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए हैं और उनके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, आपको मैच करना है। पहला है आपका इंट्रापर्सनल, दूसरा है आपका इंटरपर्सनल, फिर है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन, फिर है आपका मास कम्युनिकेशन। आपको इनके साथ में मैच करना है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, हमको इन कम्युनिकेशन के टाइप्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करना है। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जब हम खुद से ही बात करते हैं। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब हम 2 लोगों से या 2 से ज़्यादा लोगों से बात करते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन में जब हम समूह के साथ में बातें करते हैं। और मास कम्युनिकेशन जब हम काफ़ी ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन के साथ में बातें करते हैं। बस मैंने आपको आंसर बता दिया, अब इसको मैच कर लो। पहले बोला है बिटवीन द पर्सन्स, यानी कि जब 2 लोगों के बीच में बातचीत हो रही तो वो होगा आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि बी का आंसर आपका 1 हो जाएगा। अब देख लो बी का 1 किस में है, बी का 1 एक ही ऑप्शन में है जो कि आपका डी वाला ऑप्शन होता है। बाकी आपको देखना ही नहीं है, इन तीनों को आपको देखना ही नहीं है कि भाई इन तीनों का क्या कुछ आंसर हो भी सकता है क्या, क्योंकि हमको एक ऑप्शन से ही आंसर मिल चुका है। ठीक है, लेकिन हम फिर भी बाकियों को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा बोला है विद इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा आपका ग्रुप कम्युनिकेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में आप ना ही खुद से बातें कर सकते हो, ना ही आप है ना 2 लोगों के बीच में बातें कर सकते हो, ना ही वहाँ पे मास पॉपुलेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल बोला है ना, लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, आपको कुछ है ना समूह के लोगों से बातें करनी होगी, तो यहाँ पे होगा आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। फिर बोला है लार्ज नंबर, तो लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस के साथ में हम करेंगे मास कम्युनिकेशन। और फिर विद इन वन सेल्फ, यानी कि खुद के साथ में हम करते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है, संप्रेषण के आपको है ना प्रकार दिए हुए हैं, आपको विशेषताएं दी हुई है, अंतर्व्यक्तिक, समूह और जन समुदाय आपको देखना है, और इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे समझ में बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन डिमांड, यानी कि प्रभावी मौखिक संचार किसकी मांग करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, लॉन्ग पॉजेस की, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की, बिजनेस लाइक अप्रोच की, नोइंग द ऑडियंस की, या फिर अग्रेसिव क्वेश्चनिंग की। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, आपको नहीं भी पता है ना कि इन 6 में से क्या आपका आंसर हो सकता है। जब तक आपके अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ नेगेटिव बात आपसे नहीं पूछी हो तब तक आपको नेगेटिव ऑप्शन को चूज नहीं ही करना है। तो यहाँ पे जितने भी नेगेटिव ऑप्शंस हैं उनको कट कर दो पहले। ठीक है, अग्रेसिव क्वेश्चनिंग यानी कि आक्रामक प्रश्न हम नहीं कर सकते हैं, इसको तो हटा ही दो, ये थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर एफ जिसमें भी आ रहा है तो उसको हटा दो, एफ को कट कर दो। बस 2 ऑप्शन हमारे चले गए हैं, अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचा है, एक तो ए, एक आपका लास्ट वाला डी। अब सिर्फ 50-50 का खेल है। ठीक है, तो अब हम ये 50-50 सिचुएशन को इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना है हमको इसमें से कि भाई और हम क्या हटा सकते हैं। लॉन्ग पॉजेज भी आपके नहीं होंगे, लंबा ठहराव भी नहीं होगा। भाई अगर मैं कुछ बात बोल रही हूँ, मैं रुक रुक के बात बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ हाय,
फिर 1 घंटे बाद बोल रही हूँ कैसे हो, फिर 1 घंटे बाद बोल रही हूँ आप, फिर 1 घंटे बाद कुछ और बोल रही हूँ। तो इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो आपकी बातों को सुनने के लिए, आप इतना धीरे धीरे बोलोगे तो वो 1-1 घंटे तक आपकी एक एक शब्द को सुनने के लिए वहाँ पे खड़ा रहेगा। तो आप अगर लंबा लंबा ठहराव रखोगे, आप अगर लॉन्ग है ना पॉजेज लोगे अपने कम्युनिकेशन के अंदर, तो वो कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव यानी कि प्रभावी नहीं बनेगा। ठीक है, इसको भी हटा दो। अब बी वाला किसके अंदर आ रहा है, बी इसके अंदर आ रहा है, बस इसको हटा दो। ऑप्शन नंबर ए, सी और ई यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया, ए, सी और ई। बस हमको पता भी नहीं था कि इसका आंसर क्या निकला, लेकिन हमने सिर्फ 2 ऑप्शन को हटाया जो हमको लगता था कि भाई ये ऑप्शन तो नहीं ही हो सकते हैं, और जो हमने ऑप्शंस को हटाया उसके थ्रू ऑटोमेटिकली ही जो आंसर है वो निकल के आपके सामने आ चुका है। आपको पता भी नहीं था कि भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस होने वाला है क्या, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस होने वाला है क्या, नोइंग द ऑडियंस होने वाला है क्या, लेकिन हमको ये ज़रूर पता था कि भाई क्या आंसर नहीं होने वाला है। तो जो आंसर नहीं होने वाला है उसको एलिमिनेट करो, अपने आप आंसर निकल के आएगा। ये बेस्ट मेथड है आपका क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आपको नहीं पता है कि आंसर क्या होने वाला है, लेकिन आपको कुछ आइडिया होता है कि भाई ये तो आंसर नहीं ही होगा, तो जो नहीं होगा ना उसको एलिमिनेट करते जाओ, आंसर जो है वो अपने आप निकल के आ जाएगा सामने। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कितनी जल्दी हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, आपका है ना सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी लेकिन इस मेथड की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज डज एवरी डिवाइस हैव पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी टू एवरी अदर डिवाइस विच ट्रांसफर डेटा टू ओनली कनेक्टेड डिवाइस। यानी कि निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस में प्रत्येक दूसरी डिवाइस से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी होती है, यानी कि हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से जुड़े हुए हैं, दूसरा जो है वो तीसरे से जुड़ा हुआ है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी जो है वो किसके अंदर होती है, कौन सी टोपोलॉजी के अंदर होती है। ये आपका आईसीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, आपका आईसीटी का क्वेश्चन है। अभी तक मैंने आपको है ना रिसर्च के क्वेश्चंस करवाए, कम्युनिकेशन के करवाए, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन करवाए। अब ये है आपका आईसीटी का क्वेश्चन। हम सभी मिक्सअप करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि पेपर के अंदर आपके सभी क्वेश्चन जो है वो मिक्सअप ही आएंगे। तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि भाई अच्छा ये आपका आईसीटी का है, ये आपका रिसर्च का है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ भी आपको उसी तरीके से सॉल्व करवा रही हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है ना हमको बताना है कि भाई पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी जो है वो कौन सी टोपोलॉजी के अंदर होती है, तो वो होती है आपकी मैश टोपोलॉजी। ठीक है, नाम से देख लो मैश, काफ़ी ज़्यादा मैश हो चुका है सब कुछ। भाई कौन सा कंप्यूटर किसके साथ में जुड़ा हुआ है हमको कुछ नहीं पता है। ये कुछ कंप्यूटर्स हैं, अब ये वाला इसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ में है, ये इसके साथ में है। अब क्या इसमें झोल हो रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा मैश हो चुका है सब कुछ। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम होता है मैश टोपोलॉजी, जिसमें कंप्यूटर्स जो है वो सब एक दूसरे के साथ में है ना कहीं भी ऊपर नीचे आगे पीछे किधर भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी है ना मैश टोपोलॉजी। ठीक है, तो है ना जो टोपोलॉजीज का कंसेप्ट है आपका आईसीटी के अंदर वो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल इज क्रिएटेड बाय, कि जो टीसीपी है ना आईपी संदर्भ मॉडल किसके द्वारा बनाया गया है आपको बताना है। क्या वो ईथरनेट द्वारा बनाया गया है, अर्पानेट द्वारा बनाया गया है, या फिर वो एनएससी नेट द्वारा बनाया गया है, या फिर नन ऑफ द अबव इसका आंसर है। तो इसका आंसर होगा आपका अर्पानेट। अर्पानेट ने आपका टीसीपी आईपी मॉडल को बनाया है। ठीक है, अर्पानेट ने आपका टीसीपी आईपी मॉडल को बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, फिर से टोपोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी, कौन सी आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो चेन टोपोलॉजी है ये किसी भी तरीके की टोपोलॉजी नहीं होती है। चेन जो है वो किसी भी तरीके की टोपोलॉजी नहीं होती है आपकी आईसीटी के अंदर। हाँ, रिंग टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, लेकिन चेन कोई भी टोपोलॉजी नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमको यही बताना था कि भाई इसमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो चेन जो है वो कोई भी तरीके की टोपोलॉजी नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में भी आए होंगे। कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।